डियर स्टूडेंट्स, आज मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में बैंकिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल बहुत चर्चा में है, हमेशा बात होती है कि रेपो रेट आगे हो गया, रेपो रेट पीछे हो गया। हमेशा चर्चा होती है लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शन क्या है, हमेशा होती है कि आरबीआई सिर्फ रेपो रेट का अनाउंसमेंट क्यों करती है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बैंक्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आज के वीडियो में, और उसके सिंपल टर्म्स आपको डिस्कस करना चाहूँगा। तो मैं इसके लिए पहले एक फ़्लो चार्ट आपके सामने बना रहा हूँ, और वो फ़्लो चार्ट ऐसे है कि मैं बैंकिंग को पहले आपके सामने लिख रहा हूँ, है ना, इस बैंकिंग को, और इस बैंकिंग को मैं आपके सामने लिखकर मैं थोड़ा सा फ़्लो चार्ट एक डिवाइड करता हूँ कि आपके सामने क्लियर रहे। यस, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे, हमारे पास आता है शेड्यूल्ड बैंक एंड अनशेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक एंड उसके बाद है अनशेड्यूल्ड बैंक। अनशेड्यूल्ड बैंक, अब यहाँ सवाल है कि हम लोग कह रहे हैं कि एक अनुसूचित बैंक है और एक गैर अनुसूचित बैंक है, तो क्या कारण है कि इसको शेड्यूल्ड और इसको अनशेड्यूल्ड कहते हैं। ध्यान देना, वो बैंक आरबीआई जब बनी थी तो आरबीआई एक्ट के अंतर्गत बनी थी, और एक्ट 1934 में आया था, 1934 में। तो आरबीआई एक्ट 1934 में जो बैंक मेंशन्ड है ना, मेंशन्ड इनटू द आरबीआई एक्ट 1934, तो उसको हम लोग शेड्यूल्ड बैंक का नाम देते हैं। और जो नहीं मेंशन है, नॉट मेंशन, तो उसको हम लोग अनशेड्यूल्ड बैंक का नाम देते हैं। अब आप देखो कि शेड्यूल्ड को हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं। यस, एक को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मतलब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या व्यावसायिक बैंक, और दूसरा हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक। यस, अनुसूचित कमर्शियल बैंक। तो अब इसमें अगर हम लोग देखें तो कमर्शियल बैंक का थोड़ा अलग अलग डिवाइड करेंगे, और वो कैसे, मैं थोड़ा आपके सामने यहाँ बता रहा हूँ। यस, तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, यस फॉरेन बैंक, और साथ में यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसमें एक आएगा कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन, एक को हम लोग बोलते हैं एमसीसीबी। इसको भी आगे डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं, तो ऐसे आता है। कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन एंड एमसीसीबी। तो कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन में यहाँ पर एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है एंड प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। यहाँ पर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, और यहाँ पर सैलरीज अर्नर्स सोसाइटी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ कि कोई बैंक शेड्यूल इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में क्या है, वो शामिल है, इसीलिए उसको हम लोग शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं, शेड्यूल बैंक के नाम से। वो जो शामिल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, अनशेड्यूल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है,
जब हम शेड्यूल कमर्शियल की बात करेंगे तो कमर्शियल हमेशा ध्यान देना उसको बोलते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एक तो ये शेड्यूल है बिकॉज आरबीआई एक्ट 1934 में शामिल है, और एक कमर्शियल है क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं। और वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या है, तो आप जब बैंक में जाओगे तो आपको देखोगे कि बैंक के 2 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और एक है एडवांसिंग लोन्स। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना, ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं बैंक के। यस, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, ये दोनों बैंक के मेन फंक्शन हैं। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक दोनों काम करती है, आपका पैसा एक्सेप्ट करती है और आपका वही पैसा उठाकर आपको 3-4% इंटरेस्ट देती है और दूसरे से 7-8-10% इंटरेस्ट लेती है। तो इस बीच में वो बिजनेस करती है, इसीलिए इसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता है, इसको वाणिज्यिक एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। तो अब देखो, अब आप पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो मैं आपको इस पब्लिक सेक्टर बैंक में बताऊं कि हमारे पास बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास 1843, ये 3 अलग अलग थे। तीनों एक साथ मिलकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तीनों के एक साथ मिलाया गया तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1921 में। इम्पीरियल बैंक का गठन हुआ, यस, जिसको 1 जुलाई 1955 को जिसका नाम बदलकर कर दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, है ना। अगर हम देखें तो 1960 में इसके 8 अलग अलग एसोसिएट को सरकार के हाथ में दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। सो सौराष्ट्र एंड इंदौर वो क्या हुए कि वो 1960 सौराष्ट्र और इंदौर 2008 और 2010 में एसबीआई का विलय हो गया, और 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर मिलकर एक हो गए। तो टोटल 5 हो गए, बच रह गए। उन 5 का मर्जर 1 जुलाई 2017 को भारतीय महिला बैंक के साथ मिलकर एसबीआई में विलय हो गया। प्राइवेट बैंक भी सारे काम करते हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक करते हैं, बस इसमें ओनरशिप अलग होता है, इसमें ओनर प्राइवेट होते हैं। आईसीआईसीआई है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, तो मालिक प्राइवेट है। एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मालिक कोई और है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन अगर एसबीआई है, अगर बैंक ऑफ इंडिया है, या पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, तो मालिक गवर्नमेंट है। फॉरेन बैंक्स के मालिक फॉरेनर होते हैं, लेकिन वो उसको इंडिया में आकर वही काम करना होता है जो इंडियन बैंक्स करते हैं, इसीलिए इसके लिए कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ नहीं है। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का थोड़ा सा यूनिक ये है कि ये 5 लाख के कैपिटल पर भी खुल सकते हैं, कैपिटल पर भी खुल जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इसको किया गया था। अब अगर हम देखें तो आप अपने तरफ से, आप एक, मान लो आप लोग 10 आदमी हो और 10 आदमी के पास 1-1 लाख रुपए है, तो आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। आपको स्टेट गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस मिल जाएगा, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाओ और 3 साल तक अच्छे से चलाया तो आप कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। अगर आप स्टेट लेवल का बैंक चलाना चाहते हो तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, गांव में चलाना चाहते हो तो प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी, ये रूरल एरियाज़ में होगा, और आपको कहाँ जाके यहाँ अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा, है ना। तो ये सिर्फ सोसाइटी जो आपने बनाया है वहीं अपना बैंक चलाने के लिए दे सकती है। यहाँ एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल भी अगर कोऑपरेटिव बैंक चलाना चाहता है तो भी जाकर लाइसेंस दे सकता है, लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको होगा, सिटी में कहीं भी खोल सकता है। और सैलरीज अपना सोसाइटी, मतलब मान लो एसबीआई के लोग हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया और बैंक की तरह काम करना चाहते हैं, तो हर एक महीने उनके सैलरी से 5-5 हज़ार कटता रहेगा, इसमें जमा होता रहेगा और ज़रूरतमंद लोगों को बाद में लोन मिलता रहेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अब रेगुलर बैंक का दर्जा दे दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ आर गांधी कमेटी। तो इस तरह से बच्चों वो ऑर्गेनाइजेशन जो, आप कोई बच्चा आपसे पूछे कि ये बैंक क्यों है, तो आप कहोगे आईसीआईसीआई बैंक लिखा है इसीलिए, नहीं, आप उसके एक्टिविटीज़ के चलते उसको बैंक कहोगे। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स, पर जमाओं को स्वीकार करना और लोन देना।
शेड्यूल इसीलिए क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में है, जो नहीं ऑन शेड्यूल है मुश्किल से 9 है। कमर्शियल इसीलिए कि आपका पैसा जमा करते हैं, दूसरे को लोन देते हैं, दूसरे से 10% लेते हैं, आपको 4% देते हैं, 3%। ये गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, प्राइवेट है, फॉरेन है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो गांव के लिए 5 लाख कैपिटल शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली बैंक के लिए 500, इनके लिए बात करें तो कैपिटल 500 करोड़ की अब ज़रूरत होती है ना। और ये अगर आम लोग अपना ग्रुप बनाकर बैंक चलाना चाहते हैं तो कोऑपरेटिव बैंक है। ये स्टेट लेवल के हेडक्वार्टर में है तो यहाँ पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी क्रेडिट एजेंसी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, किसी भी सिटी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और सैलरीड लोग अपना चलाना चाहते हैं तो सैलरीज अर्नर्स सोसाइटी। तो इस तरह से ये बैंकिंग का है। तो बच्चों इस तरह से मैं आपको आपके नॉलेज के लिए टर्म्स को क्लियर करने वाला वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।